Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's me स्वाति यादव एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. यू गाइस आर सेफ एंड फाइन एंड आपके CBSE टर्म वन एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे हुए होंगे. अगर नहीं हुए तो लेट्स ट्राई फॉर द नेक्स्ट बेटर एंड बेटर टू डू बेटर एंड बेटर इन CBSE टर्म टू. आज की मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ. इस वीडियो में मैं आपको CBSE क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ का सिलेबस बताऊँगी. बेसिकली इस वीडियो में मैं 4 सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊँगी. पहला जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस. पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बताऊँगी. दूसरा मैं आपको हिस्ट्री का सिलेबस बताऊँगी. तीसरा मैं आपको ज्योग्राफी का सिलेबस बताऊँगी. एंड लास्ट वन इज़ मैं आपको सोशोलॉजी का सिलेबस बताऊँगी. ठीक, और यही 4 सब्जेक्ट की सिलेबस क्यों बताऊंगी, क्योंकि मैं इन्हीं 4 सब्जेक्ट को अपने इस चैनल पे पढ़ाऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सब्जेक्ट से, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस. तो पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास 2 बुक्स हैं. ये तो हमें पता ही है कि पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास 2 बुक्स हैं. एक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरी है इंडियन पॉलिटिक्स. इस बार CBSE टर्म टू सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस से 3 चैप्टर आ रहे हैं एंड इंडियन पॉलिटिक्स से भी 3 चैप्टर आ रहे हैं. तो जो पहला चैप्टर हमारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स से आ रहा है, जिसका नाम है न्यू सेंटर ऑफ पावर. बेसिकली अगर आपने ओल्ड NCERT देखी हो तो उसमें देखा होगा, इसमें इस चैप्टर का नाम दिया गया है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर. देखिएगा उसमें यही नाम दिया हुआ है. तो इस चैप्टर का हम शॉर्ट इंट्रो लेते हैं. इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है यूरोपियन यूनियन के बारे में. ठीक, हमें ये पता है कि यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है. यूरोपियन कंट्रीज ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसने वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना रखा था. एंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसकी जो कॉलोनी थी वो डाउन चली गई. तो फॉर दिस टू अपडेट तो इसकी यूरोप की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमने यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट, तो वहाँ पर यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें UN ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया. कुछ प्लान्स बने जिसके बेस पे उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ. कुछ कंट्रीज़ ने उसको पार्टिसिपेट किया. एंड दीज आर द फैक्ट्स एंड टर्म विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक, नेक्स्ट हमारा साउथ एशियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे, और एशिया कॉन्टिनेंट में भी स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में. हम देखेंगे इसमें सार्क का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या कंडीशन और टर्म्स पॉलिसी थी जहाँ लोग सार्क को ज्वाइन करने लगे थे, एंड सार्क की फुल फॉर्म क्या थी, कितनी कंट्रीज़ ने उसको ज्वाइन किया, क्या प्लान बना, क्या प्रोसीजर नॉर्म्स प्रोटोकॉल रखे गए इसको ज्वाइन करने के लिए. अगला हम देखेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन. वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जो हमारा 3rd चैप्टर है वो आ रहा है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन से हम समझ सकते हैं या वी आर अवेयर, हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ट्रेड. तो हम देखेंगे कि कैसे इतना बड़ा फेज़ क्रॉस करके हम लोग आपस में ट्रेड करना स्टार्ट हो गए. मतलब हमने देखा था कि चैप्टर 1 द एरा ऑफ कोल्ड वॉर में हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड जो था वो नाटो वॉर्सो पैक्ट में डिवाइड हो गया था. USA एंड USSR 2 सुपर पावर थी, लोगों के बीच में राइवलरीज था, कोल्ड वॉर चल रहा था. तो इसको आफ्टर USSR डिसइंटीग्रेशन कैसे ट्रेड रिलेशन लोगों के बीच में इस्टेब्लिश हुए, कैसे पीस एंड हारमोनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. तो ग्लोबलाइजेशन में हम ट्रेड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. और लेट मी टेल यू, जो साउथ एशियन एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, इसका पुरानी NCERT में नाम दिया गया है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया. तो अगर जिसके पास न्यू NCERT ना हो, जिसके पास पुरानी NCERT हो, वो इसको देख सकता है, वो इसको लिख सकता है एंड वो कंफ्यूज ना हो. इसका नाम दिया है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया. ठीक, एंड जो हमारा लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, वो तो ग्लोबलाइजेशन ही दिया गया है. ठीक, अब मूव करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ. इंडियन पॉलिटिक्स में हमें पढ़ना है पार्टीज़ के बारे में. बेसिकली पार्टीज़ के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, हम यही पढ़ेंगे कि पार्टीज़ कैसे बनती हैं, पार्टीज़ की क्या आइडियोलॉजी होती है, किस पार्टी की कौन सी आइडियोलॉजी है, कितने टाइप्स ऑफ पार्टीज़ होती हैं, नेशनल पार्टी कौन सी होती है, रीजनल पार्टी कौन सी होती है, क्या क्राइटेरिया रखा जाता है नेशनल पार्टी को बनाने के लिए, क्या क्राइटेरिया रखा जाता है रीजनल पार्टी को बनाने के लिए. एंड द वेरी फेमस पार्टी ऑफ द
इंडिया, दैट इज़ इंडिया नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, कैसे वो स्प्लिट हो गई, कैसे सीपीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कितने साल तक उसने रूल किया, तो सम रिलेटेड टॉपिक्स विच वी हैव टू स्टडी इन दिस। सेकंड है हमारा डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस का मतलब है डेमोक्रेसी को इंडिया में दोबारा से बूस्ट करना। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में डेमोक्रेसी को दोबारा रीबूस्ट कैसे किया गया। तो हम ये जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट थी, उन्होंने इंडिया में इमरजेंसी लगा दी थी एंड शी ट्राई टू इस्टेब्लिश अ डिक्टेटर रूल इन इंडिया, जिसके बाद इंडिया की इकॉनमी, पॉलिटिकल सिचुएशन, स्टेटस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था। एंड इसको बूस्ट करने के लिए जब वो हार गई, उनका वी हैव नोन कि उनका असैसिनेशन, उसको वो हार गई। एंड आफ्टर दैट क्या किया होगा, जो नई गवर्नमेंट आई होगी उसने इंडिया की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर लिए होंगे इंडिया में दोबारा से डेमोक्रेसी को बूस्ट करने के लिए। थर्ड वन इज़ इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। और तब से हम देख रहे हैं कि इंडिया अपने डेवलपिंग प्रोसीजर में कैसे चली, कैसे इंडियन पॉलिटिक्स है वो इंडिया को डेवलप करने के लिए क्या रूट्स ले रही है, क्या प्रोसीजर्स ले रही है, क्या नई नई पॉलिसीज़ ला रही है, एंड किस बेस पे वो इंडिया को इकॉनमी पॉलिटिकली एंड सोशली बूस्ट कर पा रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ हिस्ट्री में 1 मिनट इसको मैं अरेंज कर दूँ ताकि आप लोग सही से, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मूव करते हैं हमारे हिस्ट्री। तो हमने देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट था वो पूरा हमारा टर्म 1 के सिलेबस में आ गया है, ऑल्दो इट कंटेन सम पार्ट ऑफ मिडेवल हिस्ट्री। तो हमारे टर्म 2 के सिलेबस में मेजर पार्ट जो कवर कर रही है मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आ रहा है। ठीक, तो मिडेवल हिस्ट्री से हमारा ये चैप्टर आ रहा है किंग्स एंड क्रॉनिकल, और ये जो चैप्टर आप बाकी की देख रहे हैं ये दिस वन एंड दिस वन मीन्स colonization and countryside rebels and the Raj महात्मा गांधी and the nationalist movement framing the constitution। ठीक, तो ये जो चैप्टर हैं ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से लिए हुए हैं। तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के बारे में पढ़ना हमें कि किस राजा ने कहाँ से कब तक रूल किया, कैसी कैसी डायनेस्टीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और क्या एविडेंसेस मिलते हैं, क्या इंस्क्रिप्शन, क्या सोर्सेज हमें मिलते हैं जिसके बेस पे हम पता लगा रहे हैं कि इस किंग ने यहाँ तक रूल किया। एंड दिस वी हैव टू स्टडी, क्या मॉन्यूमेंट्स बनाए, क्या इंस्क्रिप्शंस है हमारे पास, क्या रिटन डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। तो मिडेवल हिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे। दूसरा है कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड। तो हम देखेंगे कि इंडिया को ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी कैसे बनाया, कैसे उन्होंने पूरी इंडिया के ऊपर अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है रिवेल्स एंड राज, कैसे जो इंडिया में ब्रिटिश सिस्टम, कॉलोनियल सिस्टम चल रहा था और जो ब्रिटिश नई नई पॉलिसीज़ ला रहे थे उसके अगेंस्ट हमारे इंडियन लीडर्स जो थे, हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उसके अगेंस्ट कैसे फाइट कर रहे थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो महात्मा गांधी के बारे में तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने कई मूवमेंट चलाई टू मेक इंडिया फ्री, इंडिया को फ्री करने फ्रॉम ब्रिटिशर रूल, इंडिया को फ्रीडम प्रोवाइड कराने के लिए। तो उन्हीं मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले गए तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया, जिसके बेस पे आज भी हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है इंडिया को रूल कर रही है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सिलेबस ऑफ हिस्ट्री। ज्योग्राफी में हमारे पास 2 बुक्स हैं, हमें तो पता ही है, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरा है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ह्यूमन ज्योग्राफी से इस बार 2 चैप्टर आ रहे हैं, एक आ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़, दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बेसिकली हमें ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो हम तो जानते हैं, हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमन 3 तरीके की एक्टिविटी करता है। एक करता है टर्शियरी, दूसरा करता है प्राइमरी, फिर करता है सेकेंडरी।
सबसे पहले ह्यूमन जो एक्टिविटी करता है वो करता है टर्शियरी, फिर करता है सेकेंडरी, फिर सॉरी सबसे पहले ह्यूमन जो एक्टिविटी करता है वो करता है प्राइमरी, सबसे पहले ह्यूमन जो एक्टिविटी करता है वो करता है प्राइमरी, उसके बाद करता है सेकेंडरी, उसके बाद करता है टर्शियरी, फिर करता है सेकेंडरी, फिर करता है टर्शियरी। अब इसमें एक नया फेज़ ऑफ जुड़ गया है, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी हम तो जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या होता है। क्वाटरनरी जो एक्टिविटी होती है इसमें ह्यूमन क्या करता है, इसमें किसी भी काम करने की जो प्रोसेस होती है वो गोइंग ऑन होती है, चलती है, मतलब चल रही होती है। जैसे साइंटिस्ट किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो वो क्वाटरनरी एक्टिविटी में रखा जाएगा। ठीक, अगला है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो हम इसमें पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, क्या रूट्स बनाए गए, रोडवेज़ का हम देखेंगे, रेलवेज़ का हम देखेंगे, कौन कौन से हाईवेज़ बनाए गए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, कितने टाइप का होता है, क्या रूट्स हैं इसके, कहाँ से कहाँ तक कोई ट्रैवल कर सकता है, कहाँ से कहाँ तक हमारी वाटर में नेशनल सी बाउंड्री होती है, कैसे सी बाउंड्री को इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, नॉटिकल माइल्स में किया जाता है। फिर हम देखेंगे ऑयल गैस पाइपलाइन का कैसे बिछाया गया है इंडिया में, ऑयल और गैस पाइपलाइन। सैटेलाइट के भी बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी के ऊपर। इंडियन, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी में हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा मिनरल मिल रहा है और किस मिनरल के लिए कौन सी इंडस्ट्रीज़ का सेटअपमेंट हुआ है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस मिनरल का क्या यूज़ हो रहा है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में, इसमें भी हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में इसमें भी हमें वही पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, रोडवेज़ और रेलवेज़ कैसे चल रही हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, ज्योग्राफी का सिलेबस ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 4 चैप्टर हैं एंड इस बार की ज्योग्राफी इज़ वेरी वेरी इजी फ्रॉम, अगर हम कंपेयर करें क्लास 11th की ज्योग्राफी से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सोशियोलॉजी की तरफ। तो सोशियोलॉजी की तरफ हम मूव करते हैं। सोशियोलॉजी में इस बार टर्म 2 में हमारे 4 चैप्टर आ रहे हैं और इस बार सोशियोलॉजी की सेकंड बुक आ रही है, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक, तो देखो सोशियोलॉजी का पहला जो चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रक्चर चेंज। स्ट्रक्चर चेंज हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्या सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, तो हमने देखा सोसाइटी का स्ट्रक्चर, तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया। ठीक, सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, सोसाइटी में हमने देखा कि सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली है, कास्ट है, रिलीजन है, तो क्या इनमें चेंज आ रहा है। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कल्चरल चेंज के बारे में। हम ये जानते हैं कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स रिलीजन, ठीक, डाइवर्स पीपल, और इसमें बहुत सारे रिलीजन्स रहते हैं। अगर कंपेयर करें तो मे बी इट अबाउट 7 और 8 टाइप्स ऑफ रिलीजन इज़ लिविंग इन इंडिया। ठीक, और एज पर शेड्यूल 8 22 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैज़ बीन स्पीकन इंडिया। वैसे बोली तो बहुत सी जाती हैं, लेकिन शेड्यूल 8 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 8 है अगर आप देखेंगे जाके तो उसमें 22 प्रकार की भाषाएं बताई गई हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं। तो हम देखेंगे कल्चर में, लोगों को कल्चर में कैसे चेंज आ रहा है, कैसे लोग एक दूसरे के कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, एंड दे वर शेयरिंग कॉमन रिलेशन विद इन अ कल्चर। हम दिवाली मना रहे हैं तो दूसरे रिलीजन के भी लोग क्या दिवाली मना रहे हैं इंडिया में रह के, तो दिस भी हैव टू। फिर हम देखेंगे चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। पहले के ज़माने की अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखे हुए तो यू हैव सीन कि वहाँ की जो रोड्स और जो ट्रांसपोर्ट का मीन्स था वो बहुत ही गंदा था, सड़क ऐसी खबड़ी खबड़ी सी होती थी। तो अब रूरल सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट आ रहा है। ठीक, डामर और गिट्टी की नहीं बनी होती थी, क्या डेवलपमेंट आ रहा है, क्या लोग मर जाते थे, हॉस्पिटल नहीं मिलता था, अस्पताल नहीं होता, अस्पताल होता भी था तो बहुत दूर होता था, वहाँ तक जाने के लिए कोई मींस ऑफ व्हीकल ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता था। तो अब रूरल ऑफ सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे वहाँ क्या मींस
ऑफ इकोनॉमी और सोशल प्रोडक्शन क्रिएट हो रहे हैं, क्या वहाँ एजुकेशन का सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, एंड सो थिंग्स विच वी हैव गोना सी इन दिस चैप्टर। सेकंड है चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या चेंज और डेवलपमेंट आ रहा है, क्यों, कौन सा मिनरल कितनी एक्सेसिव अमाउंट में अभी प्रेजेंट है, कौन सा मिनरल डिप्लीट हो रहा है, जिसके बेस पे किस इंडस्ट्री में कितना बेनिफिट हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्री कितनी प्रोडक्टिविटी दे पा रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट है सोशल मूवमेंट। ठीक, सामाजिक आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम हिस्ट्री में, अगर क्लास 10th में आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो हमने देखा था स्वदेशी मूवमेंट चला था, क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, एंड साइमन बैक, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चले थे टू मेक इंडिया फ्रीड कंट्री। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक, हम हिस्टोरिकल सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जो हमारे महात्मा गांधी, कई फ्रीडम नेशनलिस्ट लीडर्स ने चलाए थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक, then please like, share and subscribe to my channel.